गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 अध्याय 2 का एक अध्याय 2 लेकर आई हूँ, एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। एक चर और अचर आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं चर और अचर रेखिक समीकरण? आप लोगों ने पढ़ा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो कि चर और अचर से मिलकर बनते हैं, चर और अचर। अब चर किसे कहते हैं? चर वो होता है, वो राशि होती है जिनका मान बदल सकता है, जिनका मान बदलता रहता है। हर प्रश्न में इसका अलग अलग मान होता है। जैसे x है, अब जिनका मान बदल जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर ए बी सी डी या एक्स या वाई या जेड या एम एन या एल या टी, आप कुछ भी ले सकते हो। ये चर राशि मानी जाती है क्योंकि हर प्रश्न में इनका मान अलग अलग होता है। ठीक। और अचर किसे कहते हैं? अचर वो सभी संख्याएं होती है जिनका मान कभी नहीं बदलता है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रश्न में। मान लिया कि कोई प्रश्न है, उसमें दे रखा है 2, तो 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा। तो ये सारी संख्याएं एक से लेकर के कभी 0 है तो 0 ही रहेगा, और कोई भी संख्याएं हैं उनका मान कभी नहीं बदलता है, मान वो का वो ही रहता है। ठीक है, ये तो था चर और अचर। और इन चर और अचर के मिश्रण से बनते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि 2x + 2, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक हो गया क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है, और ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 3y + 3 ले सकते हो, या फिर 5y - 2 ले सकते हो। ये सब क्या है? अचर हैं, सॉरी व्यंजक हैं। अब व्यंजकों के बारे में हमने थोड़ा सा और पढ़ा था पहले कि ये व्यंजक जो होते हैं वो पदों में विभाजित रहते हैं। एक पदी, द्विपद, अब इसे हम त्रिपद या बहुपद भी कह सकते हैं। त्रिपद या बहुपद, जो 2 पद से ज्यादा हो वो त्रिपद या बहुपद कहलाते हैं। एक पदी किसे कहते हैं? जो कि एक पद होते हैं जो कि गुणा या भाग से बन सकते हैं। जैसे कि 3x है, या फिर 5y² या फिर 3xyz है। ये सब क्या है? एक पदी। यह भी 1/2x, यह भी एक पदीय है। या 5/6x²y, ये भी एक पदीय है। ये सब एक पदीय माने जाएंगे। ये इनमें भाग और गुणा तो है लेकिन प्लस और माइनस नहीं होगा। अब द्विपद, द्विपद जो बनेंगे वो एक पदी और द्विपदी में अंतर होगा प्लस और माइनस का। जैसे कि ये +2, ये क्या है? द्विपदी है जो कि प्लस से अलग हो रहे हैं। ये दोनों पद प्लस से अलग हो रहे हैं। या फिर हम ले लेते हैं 5yz - 4, ये भी द्विपद है क्योंकि ये माइनस से दोनों पद अलग हो रहे हैं। ये एक पद है, ये एक पद है, इसमें कोई इसमें बीज नहीं है, मतलब कि कोई xyz नहीं है, तो भी एक पद माना जाएगा। ये दोनों पद प्लस या माइनस से अलग होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं द्विपद। और त्रिपद क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस से अलग होते हैं और 3 पदों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि 3xy + 2x + 4, ये त्रिपद हैं। और इन्हें हम बहुपद भी कह सकते हैं क्योंकि 2 पद से ज्यादा के हैं। और भी बहुपद हम बना सकते हैं, जैसे कि 4y² - 2y + 4x - 4। तो ये सारे जिनमें पदों की संख्या 2 से ज्यादा होती है उन्हें हम बहुपद कह सकते हैं। 3 है तो त्रिपद कह दो, 4 है तो बहुपद कह दो। ठीक है, तो ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। चर और द्विपद, एक पदी, द्विपद और त्रिपद आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एक चर वाले रेखिक समीकरण कैसे होते हैं। एक चर वाले मतलब कि या तो उस व्यंजक में जिन व्यंजकों के
दो व्यंजकों से मिलकर हम क्या बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये उदाहरण लिया बटा 10। अब जिसमें क्या हो सकता है कि किसी व्यंजक को हल करने पर हमें जब कोई परिणाम प्राप्त होता है, तो परिणाम जब प्राप्त होता है तो हम उसके लिए बराबर का निशान लगाते हैं, और जब बराबर का निशान लगा देते हैं तो इसे हम कहते हैं समीकरण। इसे क्या कहते हैं, समीकरण। समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान होता है और उस बराबर के निशान की दोनों तरफ व्यंजक होते हैं, और उन व्यंजकों को हल करने पर उनका जो मान आता है वो समान आता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं समीकरण। ठीक है। अब इस समीकरण में ये एक व्यंजक है और ये एक व्यंजक है, और इसमें बीच में निशान लगा होता है बराबर का। इसे हम समता का निशान भी कह सकते हैं, समता का निशान, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इज इक्वल टू, और सरल भाषा में हम इसे बराबर का निशान कहते हैं। अब इस समीकरण के इस तरफ वाले जो व्यंजक होते हैं, ये वाला भाग कहलाता है बायां भाग, इसे हम कहते हैं बायां भाग, और बराबर के उस तरफ वाला भाग कहलाता है दायां भाग, इसे हम दायां भाग कहते हैं। बाएं भाग को हम इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, LHS भी कहते हैं, और दाएं भाग को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS भी कहते हैं। तो ये समीकरण की विशेषता है कि समीकरण में दो भाग होते हैं, बराबर के भाग के इस तरफ वाला भाग बायां भाग कहलाता है जिसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, बराबर के उस तरफ वाला भाग दायां भाग कहलाता है जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये समीकरण बनता है। अब समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उससे पहले मैं बताऊंगी रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। रेखिक समीकरण में जब जैसे मान लो हमने ये बनाया, ये एक समीकरण बना दिया, इस समीकरण में यदि x की घात 1 है तो हम उसे रेखिक समीकरण कहते हैं, यदि 2 है 3 है तो फिर वो रेखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसमें किसी भी व्यंजक में यदि x का एक चर का मान 1 है, कोई भी चर ले लो, चाहे वो ये वाला एग्जांपल ले लो आप, इसमें यदि चर का मान 1 है और 1 को हम लिखते नहीं है तो ये बस 1 होता है, तो हम उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। और एक चर वाले मतलब कि किसी भी समीकरण में, मान लिया मैंने ये ले लिया, इसमें जब किसी भी समीकरण में सिर्फ एक ही चर होता है तो हम उसे बोलते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। चर भी एक ही है और उस चर का घात भी एक ही है, उस चर की घात भी एक ही है, तो इस तरह वाले जो समीकरण होते हैं उसे हम एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। और अभी आपकी 8वीं कक्षा में एक चर वाले रेखिक समीकरण को ही हल करना बताया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन रेखिक समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है। जैसे मान लो मैंने कोई उदाहरण ले लिया, इनको कैसे हल किया जा सकता है। हमें पता है कि ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, और हमें इन दाएं भाग और बाएं भाग को इस तरीके से हल करना है कि हमारा जो उत्तर आए वो समान आए दोनों का। ठीक है। तो हम इसे हल करेंगे। इस हल करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम दोनों तरफ समान संख्या को जोड़कर घटाकर गुणा करके गुणा या भाग से हम क्या कर सकते हैं, समान संख्या को जोड़कर घटाकर गुणा, दोनों भाग में समान संख्या को जोड़कर घटाकर या गुणा करके या भाग करके हम क्या कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है हमारा पक्षांतरण। ठीक है। पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद दूसरा बताऊंगी। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मुझे इसी को हल करना है, 3x - 2 + 5 = 12, इसको हल करना है। तो मुझे क्या करना होता है, इसमें x का मान निकालना होता है, और इस x का मान निकालने के लिए इसके पास जितनी भी
संख्याएं हैं 1 2 3, इन संख्याओं को मुझे हटाना है यहाँ से, ठीक। और हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि मुझे +5 हटाना है तो +5 को मैं यदि शून्य करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, -5 रखना होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम किसी भी संख्या को जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो +5 है इसके पास मैं -5 रख दूंगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर -5 मतलब 5 को घटाया है तो मुझे यहाँ भी 5 को घटाना होगा। दोनों पलड़ों में मुझे बराबर रखना है। जैसे ये जो समीकरण होता है वो एक तराजू की तरह होता है। तराजू के पलड़े में जिस तरह दोनों पलड़े समान होने चाहिए तभी हम उसका तोल बराबर मानेंगे। मान लो हमने यहाँ पर 100 ग्राम का बाट रखा है तो हमें यहाँ पर भी 100 ग्राम अनाज रखना होगा या कुछ भी हम जो तोल रहे हैं वो रखना होगा, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कांटा बीच में आएगा। तो उसी तरीके से ये जो समीकरण है वो भी तराजू के दो पलड़ों की तरह है। दोनों तरफ हमें समान संख्या रखनी होगी ताकि इनके मान में कोई चेंज ना आए और हमारा ये समीकरण भी हल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर -5 रखा है, मतलब यहाँ पर 5 को घटाया है, बराबर के बाएं भाग में 5 को घटाया है तो बराबर के दाएं भाग में भी मुझे 5 को घटाना होगा। अब ये घटाने का पर्पस क्या था मेरा कि मैं इस 5 को और इस 5 को कैंसिल कर दूं, लेकिन यहाँ पर 5 कैंसिल नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 12 में से 5 घटा दिया। अब मुझे हटाना है -2। अब इस -2 को शून्य करने के लिए मुझे क्या करना होगा, +2 मतलब कि 2 जोड़ने होंगे, 2 जोड़ूंगी तभी 2 में से 2 घट जाएंगे और शून्य हो जाएगा। अब इस पलड़े में इस बाएं भाग में मैंने 2 को जोड़ा है तो इस दाएं भाग में भी मुझे 2 को जोड़ना पड़ेगा और मैंने जोड़ा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए और अब क्या मिल गया अपने को, 3x बराबर 7 और 2 कितने होते हैं, 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये x अकेला होने जा रहा है, ये हट गया, ये हट गया, अब हमें 3 हटाना है तो 3 यहाँ पर x के साथ गुणे में है तो मैं यहाँ पर 3 को भाग दे दूंगी, जो गुणे में है तो भाग देंगे, भाग से क्या होगा, तीनों 3 कैंसिल हो जाएंगे और x, लेकिन इस भाग में, इस बाएं भाग में यदि 3 से भाग दिया है तो दाएं भाग में भी 3 से भाग देना पड़ेगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और अब हो गया x अकेला, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और x का मान आ गया 3। तो एक तो तरीका ये है आपका कि आप दोनों भाग पर समान संख्याओं को जोड़ घटाकर भाग गुणा करके रख सकते हो। बस आपको शून्य नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है, गुणा और भाग में आपको शून्य नहीं लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से। एक और उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको, जैसे मान लो 4x - 2 बराबर 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इस x को अकेला करना है। इस x को अकेला करने के लिए मुझे इस -2 को भी यहाँ से हटाना है और 4 को भी हटाना है। तो सबसे पहले हम -2 को हटाएंगे तो -2 है तो हम यहाँ पर +2 कर देंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ये शून्य हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ भी 2 जोड़ना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका उत्तर 0 आ गया और बचा हमारे पास 5 और 2 7। अब मुझे 4 हटाना है तो इस 4 ये उसके साथ गुणे में है तो मुझे यहाँ पर 4 से भाग देना होगा, यहाँ से भाग देना होगा तो यहाँ पर भी 4 से भाग देना होगा, दोनों तरफ भाग देना होगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x का मान आ गया 7/4, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका भी सरल है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है समीकरण को हल करने का पक्षांतरण। पक्षांतरण में क्या होता है, पक्षांतरण इसका मतलब ये होता है कि हम किसी बाएं भाग से किसी संख्या को दाएं भाग में रख सकते हैं और दाएं भाग से किसी संख्या को बाएं भाग में रख सकते हैं, परंतु चिन्ह बदलकर रख सकते हैं हम इसे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे प्लस का है
तो उधर यदि प्लस की कोई संख्या है इस तरफ बाएं पक्ष में, तो उधर ले जाकर वो माइनस की हो जाएगी। माइनस की है तो उधर ले जाकर प्लस की हो जाएगी। या उधर से ला रहे हैं, यदि वो गुणे में है तो उधर से इधर ला रहे हैं, इधर से उधर ले जाओगे, उससे भाग करना होगा, और भाग की है तो गुणा करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। पक्षांतरण में आपको चिन्ह क्या कर देने हैं, बिल्कुल अपोजिट कर देना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग और भाग का गुणा। अब हम देखते हैं कोई उदाहरण लेकर के। मान लिया मैंने ये ले ली +3 = 6, ये संख्या, ये समीकरण ले लिया इसमें। अब मुझे x का मान निकालना है, तो इस 3 को मुझे इस तरफ ले जाना होगा, इस वाले भाग में, दाएं भाग में, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना है। तो ये +3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3, ये हो गया। और हमने इसको हल किया तो आया 3। अब ये जो 4 है, इसको भी हमें इस x को अकेला करना है, क्योंकि x का मान निकालना है। तो ये जो 4 है वो इसके साथ गुणे में है, तो इधर जाकर वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये x का मान आ गया हमारे पास। ठीक, ये होता है पक्षांतरण। और भी कोई संख्या ले सकते हैं हम, जैसे मान लो मैंने ले लिया 5y + 3 - 2 = 10, ये ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, y का मान निकालना है। तो इस भाग में जितने भी ये संख्याएं हैं, 3 है, 2 है और 5 है, इनको हमें उस तरफ ले जाएंगे, उस दाएं भाग में ले जाएंगे। तो इनके चिन्हों को, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 5 जो इस y के साथ गुणे में है उधर जाके भाग हो जाएगा। और एक और हम इसको यहाँ की यहाँ भी हल कर सकते हैं। हम पहले इसे यहाँ की यहाँ भी हल कर सकते हैं। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, इस तरह भी हल कर सकते हैं, और हम उसको उधर ले जाके भी हल कर सकते हैं। अब ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये हो गया 9, और ये जो 5 इसके साथ गुणे में, वो उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, और ये आपका y का मान निकल गया। तो इस तरह से पक्षांतरण करने से भी आप क्या कर सकते हो, समीकरण को हल कर सकते हो। और मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए समीकरण हल करने के। एक तो समान संख्याओं को जोड़, घटा, गुणा और भाग करके दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़, गुणा, भाग और घटा करके उनको हम कैंसिल कर सकते हैं और अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। दूसरा था हमारा पक्षांतरण, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इधर वाली संख्या यदि प्लस में है तो उसको दूसरे पक्ष में ले जाकर माइनस में कर सकते हैं, या उसके चिन्हों को बदल कर, गुणे में है तो भाग में है तो गुणा में, प्लस में है तो माइनस में, और माइनस का है तो प्लस में कर सकते हैं, और इस तरीके से हल हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है हल करने का तरीका। अब आपकी कोर्स में ये दे रखा है कि यदि कोई व्यंजक है और कोई समीकरण है, और वो समीकरण के एक तरफ तो व्यंजक है, द्विपदी या त्रिपदी कुछ भी कह लो, और दूसरी तरफ एक ही संख्या है, तो किस तरीके से हल करना है। आप दोनों तरीके से हल कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया है। समान संख्या को जोड़, घटा करके, या गुणा, भाग करके, या फिर पक्षांतरण करके। इसको हम दोनों तरीके से करके बता सकते हैं। जैसे +2 है तो यह -2 कर दो इसके साथ, और इधर भी -2 कर दो। ये हमने वो समान संख्या ले ली है जिसे हम घटा रहे हैं दोनों पक्षों में, इसे हम दोनों पक्षों में घटा रहे हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 7। अब यहाँ पर ये गुणे में है तो हम इसके साथ 3 को भाग दे दो, इधर भाग दिया है तो इधर भी भाग दे दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा x का मान 7/3। अब इसे हम पक्षांतरण से करते हैं तो भी हमारा यही उत्तर आएगा, +2 = 9, तो 3x = 9। ये जो +2 है वो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये आ गया 7, और ये 3x के साथ गुणे में है तो उधर जाकर ये भाग हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर दोनों का समान आ जाएगा। आपको दोनों विधि में से जो सरल लगे वो आप कर सकते हो। ये पक्षांतरण विधि है, और ये समान संख्या को जोड़, घटा करके, गुणा, भाग करके कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके लिखित में स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, मतलब उसमें आपको समीकरण बनाना होता है। तो हमारा अब हम सीखेंगे कि हम समीकरण कैसे बना सकते हैं, समीकरण बनाना सीखेंगे हम। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा,
कोई पहेली देते हैं ना हम कि बताओ इस संख्या में हम कितना जोड़ें कि हमें ये मिल जाए, है ना। जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं ना अपन कि 3 में हम कितना जोड़ें कि हमें 5 मिल जाए, तो 3 में हम कितना जोड़ें कि हमें 5 मिल जाए। तो आप तो बता सकते हो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 2, तो 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम समीकरण पहले बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है कि राम की आयु शाम से, मान लिया कि राम की आयु शाम से 3 गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, राम और श्याम दोनों क्या है, सगे भाई हैं, और राम की आयु शाम से 3 गुनी है, और दोनों का योग 20 है, दोनों का योग 20 है। तो बताओ शाम की आयु क्या होगी। अब आपको क्या पूछा है, शाम की आयु पूछी है, शाम की आयु पूछी है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये हमारी अज्ञात राशि है, शाम की आयु क्या है, अज्ञात है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं। शाम की माना कि शाम की आयु x है, कितनी है, x है। शाम की आयु x है, तो राम की कितनी हुई, राम की 3 गुनी हुई, तो 3x लिख सकते हैं हम इसके लिए। x में 3 का गुणा करेंगे 3 गुनी हो जाएगी। अब दोनों का योग वो क्या कह रहे हैं, 20 वर्ष है। तो अब हमारा समीकरण बनना आसान हो जाएगा। अब हम समीकरण कैसे बनाएंगे, दोनों का योग, ये तो शाम की आयु प्लस ये राम की आयु बराबर 20, ये बन गया समीकरण। अब आप इसे हल कर लो, ये दोनों समान पद है, आपने सीखा हुआ है कि समान पद को हम जोड़ सकते हैं, बराबर 20, और ये 4 के साथ गुणे में है, इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो x का मान आ गया 5। मतलब कि शाम की आयु कितनी आ गई, 5 आ गई, शाम की आयु 5। तो राम की कितनी हो गई, 3 गुनी है ना, तो 3 में 5 का गुणा कर देंगे, 15 आ गई, और दोनों का योग कितना हो गया, 15 और 5 20 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप समीकरण बनाना सीख सकते हो। और भी समीकरण, ये चलो सरल था, हम और देखते हैं। मान लो आपको इस ऐसे आ जाए कि 1/2 में हम कितना जोड़ें कि हमें 3/2 मिल जाए। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपका लिखा हुआ लिखित में आया कि 1/2 में आप कितना जोड़ोगे कि आपको परिणाम 3/2 प्राप्त हो जाए। जो परिणाम प्राप्त होगा उसको आपको बराबर के इस तरफ लिखना है। अब आपको समीकरण बनाना है, तो जो अज्ञात राशि वो क्या है हमारी, x मान लो, y मान लो, z मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, आपने मान ली, x मान ली। अब हमें इसे हल करना है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पक्षांतरण से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो x के पास ये 1/2 किस में है, प्लस में है। उधर जाकर के यदि हम पक्षांतरण विधि से कर रहे हैं तो हम इसे यहाँ पर जाकर घटा देंगे। तो x का यदि अब इसको हल करेंगे, इसका लॉसा लेंगे, 2 आएगा, यहाँ 3 - 1 आएगा, तो x का मान कितना हो गया, 2/2 हो गया, और 1 x का मान कितना आ गया, 1। मतलब कि हम 1/2 में यदि 1 जोड़ेंगे तो हमें उत्तर परिणाम क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। और इस तरीके से आप समीकरण बना सकते हो। अब जैसे मान लो आपको एक और उदाहरण दे दिया कि मान लो एक लिखित में दे दिया कि परिमेय संख्या 3/4 में आप कितना घटाएंगे कि आपको 1/4 मिल जाए। कितना घटाएंगे उसे हम क्या मान लेंगे, वो हमारे लिए अज्ञात राशि होगी, उसे हम x मान लेंगे। अब इसको हल कर लो, ये इसके साथ माइनस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। इस माइनस को रहने दो, यहाँ यदि ये प्लस में है, 3/4 क्या है यहाँ पर प्लस में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। ये -x बराबर, लसा लिया 4 - 3, तो -x बराबर -2/4, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटा रहे हैं हम। और ये आ गया x बराबर 1 2 एकम 2 दूनी, तो -1/2। अब ये -1 है जो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। ये आया आपके पास -1/2।
यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है वो इसके साथ गुणे में है, मतलब -1 है, तो इसको हम गुणे में तो इधर करके क्या ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। इसके साथ नीचे भाग में आ जाएगा -1, इस ऊपर से यहाँ भाग में आएगा, -1 से -1 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/2 आ गया उत्तर आपका। या सिंपल आप इस तरीके से यहाँ से यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आप समीकरण बनाना आपको लिखित में दे रखे हैं, उस तरीके से आपको जब ये कहे कि इतना प्राप्त हो तो उसको बराबर के उस तरफ रखना है। तो आप इस 3/4 में कितना, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो यदि हमारे पास मान आ गया, x का मान आ गया 1/2, तो अब हम इस 1/2 को वापस इस समीकरण में रखेंगे, -1/2। अब हम इसे हल करेंगे कि हमारा ये सही आ रहा है या नहीं। ये माइनस में है, यहाँ हम लस लेंगे और 1 3 -2 दूनी 4 2 1 2, तो ये हो गया आपका 1/4, या और 3 में से 2 गए 1, 1/4 बराबर 1/4। ये आ गया उत्तर आपका सही, क्योंकि आपने दोनों पलड़े क्या हो गए, हमारे तराजू के समान बराबर हो गए हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमने x का मान निकाला था पक्षांतरण करके वो सही है। ठीक है, तो ये आपने समीकरण बनाना सीखा है। अब हम देखेंगे कि यदि किसी समीकरण में दोनों तरफ चर हो, मान लिया कि ये एक 3t + 2 = 5t - 1 है। जब दोनों तरफ चर हैं तो आप किस तरीके से हल करोगे, इसमें भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जो चर वाली संख्याएं हैं उसको आपको एक तरफ एक पक्ष में ले लेना है और संख्या को दूसरे पक्ष में ले लेना है, तो हमारा हल करना सही हो जाएगा। अब ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। हम किसी भी एक जगह पर एक पक्ष में ये t और t वाली संख्या ले लेते हैं और दूसरी तरफ में 2 और 1 वाली, लेकिन जब किसी भी पक्ष से दूसरे पक्ष में लाएंगे तो उसका चिन्ह बदलेगा। अब देखो ये 3t तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, मतलब कि बाएं पक्ष पर ही है, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन ये 5t जब इधर आएगा, इस पक्ष से इस पक्ष में आएगा, तो अपना साइन बदल लेगा बराबर। अब ये जो इसी पक्ष में है, हम इसको इसी पक्ष में रख रहे हैं, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये जो पक्ष है वो इस तरफ से इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 3t 5t में से 3t माइनस करो, समान पद है ना, तो घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2t - 2t बराबर -3। अब हम ये माइनस, ये जो इसके साथ गुणे में है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -3 - 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया 3/2, या 3/2। ये उत्तर आ गया आपका। तो जब आपके यदि दोनों चरों में, दोनों व्यंजकों में, बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों व्यंजकों में समान चर उपस्थित हो, तो अब आपको क्या करना है, दोनों समान चरों वाली संख्या को एक तरफ ले लेना है और संख्या को उस तरफ, और जिसको ले जाओ उसी का ही चिन्ह बदलना है। जिसको हम नहीं ले गए, जो अपने ही स्थान पर है, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये -1 का -1 ही रहा, यहाँ प्लस का प्लस ही रहा, केवल ये यहाँ प्लस का था तो माइनस होके आया, और ये प्लस का था तो इधर जाके माइनस हुआ। ये समझ में आ गया आपको दोनों चरों में दोनों बातें। अब अपन देखते हैं, एक आपके इसमें लास्ट में दे रखा है वज्र गुणन। वज्र गुणन किसे कहते हैं? वज्र गुणन करने की आवश्यकता हमें जब पड़ती है, जब हमें रैखिक समीकरण नहीं दिया हुआ होता है। जैसे मान लो आपको दिया है कि सोहन और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। दोनों की आयु का अनुपात है, ये आयु नहीं है, आयु का अनुपात है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यदि 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। वो कह रहे हैं कि सोहन अभी वर्तमान में उनका अनुपात कितना है, 4:5 है, और 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो उनकी आयु ज्ञात
करनी है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, माना कि सोहन की आयु कितनी है, 4x है। सोहन की आयु कितनी है, 4x। इसको हम x, एक हम यहाँ पर अज्ञात राशि लेंगे x। ठीक है, सोहन की आयु x है, 4x है क्योंकि अनुपात दे रखा है ना, 4x है। और मोहन की आयु कितनी हो गई फिर, 5x हो गई क्योंकि सोहन की आयु 4x है अभी वर्तमान में, तो मोहन की आयु कितनी हो गई, 5x है क्योंकि दोनों का अनुपात इतना है। अब 8 वर्ष बाद, मतलब कि ये 8 और ये 8 दोनों में जोड़ेंगे। अब इस आयु में, वर्तमान आयु में 8 वर्ष और जुड़ जाएंगे और इसकी वर्तमान आयु में भी 8 वर्ष और जुड़ जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, उनके अनुपात कितना हो जाएगा, उनका अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर। ये परिणाम है, तो परिणाम से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, परिणाम प्राप्त हो रहा है तो बराबर लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे हल करेंगे, इस तरीके का यदि प्रश्न आ गया तो समीकरण बनाना भी बता दिया आपको कि किस तरीके से समीकरण बनेगा। अब इसे हम हल कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या है, अंश और हर दोनों में क्या है, चर राशि दे रखी है। हम इसे किस तरीके से हल करेंगे, तो अब हम करेंगे वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब ये होता है कि इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे हम, 6 का गुणा इस पूरे से करना है हमें, 4x + 8 बराबर 5x + 8। ठीक है, ये हमको इस तरीके से वज्र गुणन कहलाता है। ये जब हम इसका अंश का हर से और हर का अंश से गुणा करेंगे अपोजिट में। ठीक, अब इसको हल कर लो, 6 चौक 24 प्लस इस 6 का इन दोनों से 8 6 48 बराबर 5 25 8 5 40। अब हम, अभी मैंने आपको इससे पहले सिखाया था कि यदि दोनों व्यंजकों में, दोनों पक्षों में समान चर दे रखा है तो हम किस तरीके से हल करेंगे, तो इस पक्ष, इस वाले को भी हम इस पक्ष में ले आते हैं, इस चर वाली राशि को, और इस संख्या को हम उधर ले जाते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको यहाँ ऊपर बता देती हूँ। ये आ गया हमारा 24x + 48 बराबर 25x + 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 24x और इसको हम इधर लेके आएंगे, ये यहाँ पर प्लस में है, ये कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला भाग है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है। अब राइट हैंड साइड से हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, तो ये प्लस में है तो यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस में है तो इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, जो 25x में से 24x गए तो कितना बचा, 1x बचा, और 48 में से 40 गए तो 8 बचा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और 1 इसके साथ गुणे में है तो वो क्या हो गया, -1 गुणित मान सकते हैं हम इसे, -1। ये इधर जाकर गुणे में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस, और x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x का मान 8 आ गया। अब आप उनकी आयु का अंदाजा लगा सकते हो। सोहन की आयु कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, 4x। मोहन की कितनी है, 5x। तो x का मान रखने पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे 8 चौक 32, और यहाँ पर भी हम x का मान कितना रखेंगे, 8 पंजे 40। ये इनकी वर्तमान की आयु आ गई, दोनों की, सोहन और मोहन की। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया वज्र गुणन। वज्र गुणन कब करेंगे हम, जब हमें समीकरण रेखिक ना मिले और अंश और हर हमें दोनों में कोई चर राशि प्राप्त हो, तो हम उस तरफ क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। उसके नीचे अंश से उसके ऊपर वाले का और हर से नीचे वाले। ठीक है, अब हम आपका ये टॉपिक आज पूरा होता है। जी धन्यवाद।